नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन ईरा में आपका स्वागत है। और यह वीडियो पार्ट 3 वीडियो है जो DSSB 2016 में PGT का पेपर हुआ था, उसका सॉल्व पेपर है और मैं सॉल्व करूँगा। इसी तरह कंटिन्यू करते हुए मैं इस पर 10 वीडियो डालने वाला हूँ जो क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में, और आप लोग को देखने को मिलेगा कि कितने क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। द एंट्री क्वालिफिकेशन फॉर द BPED कोर्सेज। कहा है कि BPED कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। BPED कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री, यानी कि आर्ट में बैचलर डिग्री, कला में। बी है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री। और सी है सीनियर सेकेंडरी प्लस CPED, सीनियर सेकेंडरी प्लस CPED, यानी कि सीनियर सेकेंडरी उसको बोलते हैं, हाँ, सीनियर सेकेंडरी प्लस CPED। और डी है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक होना चाहिए, वो विद्यार्थी BPED कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, और वो ये 41 बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन उस समय आए थे आप लोग के लिए, इसीलिए मैं वीडियो डाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 है ए परफेक्ट फूड नोन एज न्यूट्रिशन इज वन दैट। कहा गया कि एक परफेक्ट फूड, अच्छा भोजन, नोन एज न्यूट्रिशन वन दैट, न्यूट्रिशन के रूप में जाना जाता है। तो क्या है उसका फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए है सेटिस्फाइड आवर हंगर, हमारी भूख को सेटिस्फाइड कर देता है। बी है कंटेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ फूड, कंटेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ फूड, फूड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंटेंट। और सी है हैज़ बीन कुक्ड वेरी वेल, यानी कि जो अच्छी तरह से पका हो। और डी है इज़ एक्सट्रीमली एपेटाइटिजिंग, यानी जो ज़्यादा भूख देने वाला हो, भूख उत्पन्न करने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कंटेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ फूड, जो फूड में सारे कंटेंट्स एलिमेंट्स उपलब्ध हों। जैसे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। तो ये 6 फूड के कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है द टोटल वर्क डन इन ए ट्रेनिंग सेशन इज टर्म एज, यानी कि पूरी कार्य एक ट्रेनिंग सेशन में, एक ट्रेनिंग सेशन सत्र में पूरा किया गया कार्य को किस भाषा क्या कहते हैं। एक ट्रेनिंग सेशन में, एक प्रशिक्षण सत्र में पूरे किए गए कार्य को, टोटल किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, आयतन, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, डी है डेंसिटी घनत्व। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, टोटल वर्क डन को बोलते हैं वॉल्यूम, मतलब कि आयतन कितना काम किया। इंटेंसिटी का मतलब होता है कार्य की दर, रेट। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, दो वर्कलोड के बीच इंटरवल टाइम, रेस्ट टाइम, उसको बोलते हैं डेंसिटी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई वह काम कितने बार किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चन आर एडेड ओनली बाय दोज हूँ। चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चन, जो अनुसंधान क्वेश्चन होता है वह उनके द्वारा, केवल उन्हीं के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, चयन किया जाता है। जो भी चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चन होता है वो किनके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, प्रोसेस जिसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बौद्धिक क्षमता की योग्यता हो, प्रक्रिया की योग्यता हो। बी रिसीव द बेस्ट गाइडेंस, जो अच्छा गाइडेंस प्राप्त किया हो। और सी है
हैव रिसोर्सेज एट द कमांड, हैव रिसोर्सेज एट द कमांड देयर कमांड, यानी कि रिसोर्सों पे उसका कमांड हो, पकड़ हो। और डी है कैन थिंक अहेड ऑफ टाइम, जो उसके सामने आने वाले हो उसको वो सोच सके, कैन थिंक अहेड ऑन टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कैन थिंक अहेड ऑफ टाइम, जो उसके समय सामने आने वाली समय हो उसके बारे में वह सोच सके। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है द नेम द मोस्ट वैलिड फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन। कहा है कि मोस्ट वैलिड फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन का सबसे अधिक वैध फॉर्म है, क्या है? हंच बेस्ड, हंच माने कुबड़ापन होता है, उबड़ खाबड़ होता है, तो कुबड़ापन आधारित। सी है कैलकुलेटेड गेसेस बेस्ड, यानी कि कैलकुलेटेड मतलब कि गणना आधारित। और सी है वेल स्टेबलाइज्ड क्राइटेरिया बेस्ड, जो अच्छी तरह से क्राइटेरिया का निर्माण किया हुआ है उस पर आधारित। और डी है रेशनल अप्रोच बेस्ड, अनुपातिक पहुंच आधारित। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वेल स्टेबलाइज्ड क्राइटेरिया बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 46 है द स्कूल इंट्राम्यूरल प्रोग्राम वर्चुअली सर्व एज एन एक्सलेंट ग्राउंड फॉर। कहा गया कि जो स्कूल इंट्राम्यूरल प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, वर्चुअली वह एक एक्सीलेंटली रूप से सर्व करता है। जो भी कोई इंट्राम्यूरल स्कूल प्रोग्राम होता है वास्तविक रूप से क्या प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। बी बेसिक इंस्ट्रक्शनल वर्क, आधारभूत निर्देशात्मक कार्य। सी है टेस्टिंग स्किल प्रोफिशिएंसी, स्किल कौशल क्षम प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करना। और डी है स्टूडेंट रिक्रिएशनल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, टेस्टिंग स्किल प्रोफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 47 है इन एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विद। कहा है कि एक्सेल जो कंप्यूटर में एक्सेल होता है, सीट होती है एक्सेल सीट, वह फार्मूला किससे स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए है इक्वल साइन, इक्वल टू साइन, प्लस साइन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, इक्वल टू साइन से ही उसका फार्मूला स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाई। इंसुलिन किससे प्रोड्यूस होती है? तो इंसुलिन पनक्रिया से प्रोड्यूस होती है। और पनक्रियाज में एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन, और एक और हार्मोन सोमैटोस्टेटिन। और इसमें अल्फ़ा बीटा और डेल्टा सेल होती हैं जिनसे ये सब हार्मोन स्रावित होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें बता दें थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, और इसकी कमी के कारण थायरोक्सिन नाम हार्मोन की कमी के कारण ग्वाइटर हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है द ओनली वे टू कीप मसल वेल टोन इज। कहा गया है कि केवल एक ही माध्यम है मसल को अच्छे टोन में रखने का, केवल एक ही माध्यम है मसल्स को अच्छे तनाव टोन में रखने का। ऑप्शन नंबर ए है कीप देम ऑलवेज मूविंग, उसे हमेशा मूवमेंट में रखना। बी है एक्सरसाइज देम प्रॉपरली एंड एडुकेट, एक्सरसाइज उसकी एक्सरसाइज प्रॉपरली मात्रा में करना और जितनी ज़रूरत है उतनी करना। सी है मसाज देम विथ आयल एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग में आयल के साथ उसकी मसाज करना। और डी है इंगेज इन योगिक ट्विस्टिंग एंड टर्न, यानी कहा है कि ट्विस्टिंग जो मुड़ने वाली हो, घूमने वाली हो, उन यौगिक क्रियाओं में इंगेज होना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्सरसाइज देम प्रॉपरली एंड एडुक्वेटली। क्वेश्चन नंबर 50 है
फिजिकल एक्सरसाइज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। जो भी फिजिकल एक्टिविटी, जो भी एक्सरसाइज जब हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एरोबिक, एनारोबिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सही है, एरोबिक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम एक्टिविटी करते हैं तो उसे एरोबिक बोलते हैं, और जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम एक्टिविटी करते हैं तो उसे बोलते हैं एनारोबिक। और आइसोमेट्रिक की बात कर दें तो आइसोमेट्रिक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें मसल्स का टेंशन में, मसल्स के लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बट फोर्स को ये जनरेट करती है। जिस प्रकार दीवार को धक्का देते हैं, बंदूक को होल्ड करके रखते हैं, साइड में डंबल को होल्ड करके रखते हैं, तो जितने भी हम होल्डिंग पे जाते हैं तो उसका होता है कि ये आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक को हेटिंगर और मूलर ने दिया था। आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक जो है इसे जे प्रेन ने दिया था, और ये हाइड्रोलिक मशीनें पे होती हैं, और ये सेम टेंशन उत्पन्न करती हैं, किसी भी एंगल पे सेम तनाव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार आइसोटोनिक एक है, आइसोटोनिक को दिया था डी लून ने। और आइसोटोनिक का मतलब होता है कि जिस मसल में मसल का कुछ तनाव दिखे, कॉन्ट्रैक्शन दिखे, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। जैसे डंबल कर्ल, डंबल को फ्लैक्शन एक्सटेंशन करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है पर 50 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक्सेलरेशन इज डिफाइन ए चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के क्या परिवर्तन में एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जा सकता है? एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि वो कौन से कोई ऑब्जेक्ट हो जिसके गति में या डायरेक्शन में, पोजीशन में, मूवमेंट में, वेलोसिटी में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए उसके वेलोसिटी में चेंज देखा जाता है ऑब्जेक्ट के। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग पीपल एग्जिस्ट इन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग पीपल एग्जिस्टिंग, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं व्यक्तियों में देखी जाती है वो क्या देखी जाती है? बॉडी एंड माइंड से, स्किल और एबिलिटी से, कौशल और योग्यता से, और सी है थ्रू आउट एंड एक्शन से, उसके क्रियाओं से, और डी है ऑल पर्सनालिटी वेरिएबल्स, सभी व्यक्तित्व वेरिएबल माने भिन्नताओं से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी से हम व्यक्ति का इंडिविजुअल डिफरेंस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज अनअवॉइडेबल टाइड टू वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिया का क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का क्षेत्र है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, नकारा नहीं जाता? तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रेड, और बी है बिजनेस, सी है टीचिंग, और डी है एक्टिंग इन फिल्म में एक्टिंग करना। तो क्वेश्चन नंबर सी सही है। टीचिंग को हम नहीं नकार सकते, उसके महत्व को नहीं नकार सकते। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाउ मैनी कैलोरी डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड। यानी कहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सिंपल सभी को पता होगा 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, द ड्यूरेशन ऑफ मैक्रोसाइकिल ऑफ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जो मैक्रोसाइकिल का ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, कितने समय का होता है? 12 मंथ का, 10 मंथ का, 8 मंथ का, 6 मंथ का। मैक्रो की मतलब बड़ा की बात किया है तो 12 मंथ का।
और एक मेजो साइकिल होता है जो मंथली होता है, और माइक्रो साइकिल होता है जो वीकली होता है। तो यहाँ पे मैक्रो साइकिल की बात किया है, तो इसलिए 12 मंथ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सैम्पलिंग इज कंसीडर्ड टू बी ए की टू, यानी सैम्पलिंग इज कंसीडर्ड, सैम्पलिंग कंसीडर की जाती है, सैम्पलिंग कंसीडर की जाती है, और यह किसकी की है, चाबी है, हिस्टोरिकल रिसर्च की। हिस्टोरिकल रिसर्च में सैंपल नहीं लिया जाता, इसलिए गलत है। और फिलोसफिकल रिसर्च, इसको कॉन्सेप्चुअल भी रिसर्च कहते हैं, और हिस्टोरिकल रिसर्च का एक और नाम है रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च को भी अगर नाम पूछ दे तो हिस्टोरिकल रिसर्च ही कहते हैं, और फिलोसफिकल रिसर्च को ये बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। सी है लाइब्रेरी सर्च, और डी है प्रिसाइज मेजरिंग टूल्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रिसाइज मेजरिंग टूल। यहाँ आप सैम्पलिंग की बात की है, तो सैंपल और सैम्पलिंग, सैंपल का मतलब होता है कि कोई चीज़ हम किसी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, कोई भी एक पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करे, प्रतिनिधित्व करे, कोई चीज़ को प्रेजेंट करे, तो उसको बोलते हैं सैंपल। और सैम्पलिंग क्या होती है कि उस पॉपुलेशन से मैसेज प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाते हैं उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। यानी यह एक मेथड है या विधि है, प्रोसीजर है, जो सैंपल यानी कि निर्देश या सूचना को प्राप्त करने की विधि है, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग भी दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभाव्यता, और नॉन में जिसमें संभावना ना हो। तो जब हम कभी रिसर्च का वीडियो डालेंगे तो उसमें सारी सैम्पलिंग क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, which of the two characteristics of test are very closely interrelated। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी दो विशेषता है जो नज़दीकी रूप से इंटर रिलेटेड होती है, बहुत इंटर रिलेटेड होती है। यानी कि निम्नलिखित में से टेस्ट की कौन सी परीक्षण की ऐसी विशेषता है जो बहुत ज़्यादा नज़दीकी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है नॉर्म एंड वैलिडिटी, मानक और वैधता। बी है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता और वैधता। सी है ऑब्जेक्टिविटी एंड वैलिडिटी, वस्तुनिष्ठता और वैधता। और डी है रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, तो विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। तो इसमें सबसे क्लोज जो है, सबसे क्लोज वो हो गया बी ऑप्शन नंबर, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं कि रिलायबिलिटी होती क्या है। रिलायबिलिटी जब कोई एग्ज़ामिनर किसी सब्जेक्ट पे बार बार टेस्ट ले, सेम कंडीशन में सेम क्वेश्चन के द्वारा और सेम सब्जेक्ट पे जब वो बार बार टेस्ट लेता है और सेम टेस्टर होता है, तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे जो स्कोर प्राप्त होता है वो हाई कोरिलेटेड होते हैं, नियर अबाउट होते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। मान लीजिए आप कोई टेस्ट ले रहे हैं किसी बच्चे पे, और बार बार टेस्ट 2 3 4 बार लिए, और उसका ये स्कोर मैक्सिमम रखे हैं 10, और उसका कभी आ रहा है 9.5 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है, कहीं 9.6 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये टेस्ट जो है रिलायबल है, तो उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। वैलिडिटी, जो टेस्ट ले रहे हैं वो कितना, कहाँ तक बच्चे की नॉलेज को चेक कर सकता है, कितना वैलिड हो सकता है कि वो चेक कर सकता है, यानी कि वो उसके लिए बना है कि नहीं है, नॉलेज के ही लिए है, बना है कि नहीं है, तो इसी को बोलते हैं वैलिडिटी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बोथ इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल एथलेटिक कंपटीशन शुड कंट्रीब्यूट। कहा है कि बोथ इंट्राम्यूरल और एंड एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन, एथलेटिक कंपटीशन कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योगदान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है डेवलपमेंट एथलेटिक टैलेंट,
एथलेटिक टैलेंट प्रतिभा को डेवलप करना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो शिक्षा का उद्देश्य है उनको पूर्ति करना, और सी है पार्टिसिपेंट फिजिकल वेलफेयर, और डी है इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टीज यानी संस्थागत सम्मान, संस्था का सम्मान। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग सॉल्यूशन इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन ए बिल्डिंग। जब कभी बिल्डिंग की बात का है कि निम्न से कौन सा नेटवर्क है जो एक बिल्डिंग के लिए, नेटवर्किंग बिल्डिंग के लिए सूटेबल है, तो उसे बोलते हैं लॉन, वान, मैन, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉन। लॉन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकल होता है अपने कंपनी में, संस्था के अंतर्गत जो नेटवर्क फैले होते हैं उसको लैन बोलते हैं। वान का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में, विश्व में फैला है। और मैन का मतलब होता है भौगोलिक क्षेत्र यानी मेट्रोपॉलिटिक एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि जो भौगोलिक छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र हैं उन पे फैला हो उसको बोलते हैं मैन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं आप लोग से सजेशन करूंगा कि आप अपनी फुल तैयारी में रहिए, हमेशा अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि समय और किसी का वेट नहीं करेगी। आप अपनी नींव अभी से मजबूत रखेंगे तो कोई भी फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम आएगा, मेरा दावा है कि आप उसको क्रैक कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन एक बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अपनी सब्जेक्ट पे कमांड रखिए और थोड़ा जनरल पेपर पे कमांड रखिए। आप पूरी तरह से सब्जेक्ट पे अगर कमांड रखते हैं तो मेरा 100% दावा है कि आप हमेशा फिजिकल एजुकेशन क्षेत्र में सफल होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अच्छी वीडियो डालता हूं कि ताकि आप लोग का नॉलेज इन्हांस हो और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिले। तो इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स। कहा है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो दो मीन का कंपैरिजन करता है, दो मीन के कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर है एफ टेस्ट को एनोवा भी बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यह दो से अधिक मीन के लिए किया जाता है, दो से अधिक मीन की तुलना के लिए किया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट। और सी है टी टेस्ट। तो टी टेस्ट ही दो मीन का कंपैरिजन करता है, टी टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी है। और काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बता दें कि काई स्क्वायर टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो हम एज्यूम किए रहते हैं, जो हम एक अनुमान लगाए रहते हैं कि हमारा टेस्ट इतना आएगा। तो एज्यूम और रियल का रिजल्ट जब हम कंपैरिजन करते हैं, जो रियल परिणाम आया है, तो दोनों के बीच के कंपैरिजन को बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। यानी कि जो मैं एज्यूम किया था और जो हमारा वास्तविक का रिजल्ट आया, उन दोनों के बीच के कंपैरिजन को मैं बोलता हूँ काई स्क्वायर टेस्ट। इस प्रकार मैं आज 20 क्वेश्चन को कवर किया हूँ और इसी तरह मेरी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। आप लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है फिजिकल एजुकेशन ईरा बाय नागेंद्र यादव। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको पूरे कंटेंट की वीडियो मिल जाएगी एक साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।